प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम कक्षा 9th के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs का वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अतः सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्रश्नों को याद करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, तो इस बात की संभावना है कि ये आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है पादप कोशिका, सॉरी थोड़ा मोटा हो रहा है, मैं इसको पतला कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। ये कह रहा है पादप कोशिकाओं की भित्ति किन अणुओं से बनी होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर पढ़ते चलेंगे। देखो नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं इसमें। तो जो पादप कोशिकाओं की भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और मान लो आपसे पूछ ले, होता है कवक, कवक की किसकी बनी हुई होती है? तो कवक की काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी? काइटिन। याद कैसे रखेंगे? याद रखना बहुत आसान है। देखो कैसे तो कवक होता है और कैसे ही क्या होता है, काइटिन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? तो ऐसे विलयन को देखो नाम से पता चल रहा है ज़्यादा सांद्र है। ज़्यादा सांद्र है मतलब ज़्यादा होगा, तो अति परासरण विलयन। कैसा विलयन? अति परासरण विलयन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अल्प परासरण दावी विलयन में कोशिका के फूलने का क्या कारण होता है? तो अल्प परासरणी विलयन जो होता है, इसमें कोशिका के फूलने का जो मेन कारण होता है वो होता है कि जो हमारा जल होता है वो कोशिका के अंदर चला जाता है, जिससे कि कोशिका फूल जाती है। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? कोशिका के अंदर जाना, यानी कि जल का कहाँ चला जाना? कोशिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये है, एक कोशिकीय जीव किस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं? तो यानी कि ये कहना चाह रहा है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा वगैरह होते हैं, तो अब पेपर में सवाल पूछ लेगा एक कोशिकीय जीव क्या है, तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो जाएगा अमीबा या पैरामीशियम। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन अपने जैसे करते हैं? तो एंडोसाइटोसिस। किसी किसी में आंसर दे रखे हैं, किसी किसी में नहीं दे रखे हैं, मैं बताता हुआ चलूँगा, आपको परेशान नहीं होना है। विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कैसी होती है? ये पूछना चाह रहा है जो विसरण प्रक्रिया होती है, विसरण प्रक्रिया में गैस की गति जो होती है वो कैसी होती है? तो गैस की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर का मतलब है हाई से किसकी तरफ होती है? लो की ओर होती है। हाई से किसकी तरफ होती है? लो की ओर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? यानी कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है कोशिका के आर पार जा सकते हैं? तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है विसरण, यानी कि डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखते हैं तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी अभी पिछले प्रश्न में हम क्या पढ़ कर आए हैं कि अल्प परासरण दाब के कारण कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है, क्योंकि पानी उसके अंदर चला जाता है। तो क्या आंसर होगा इसका? कोशिका फूलने लगेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक कोशिकाओं में से कौन से गुण दिखाई देते हैं? यानी कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोशिका में पाई जाती हैं? तो आपको पता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और केंद्रक भी होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा, प्लेज्मा नहीं है ये, प्लाज्मा है, प्लाज्मा। ये ऊपर से मात्रा हटा देंगे हम इसके से, बस ये मात्रा हट जाएंगी यहाँ से। प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यानी कि हमें ये बताना है कैसी झिल्ली हैं। तो अभी अभी हमने क्या जाना? अभी अभी हमने जाना ये कैसी झिल्ली हैं? वर्णात्मक झिल्ली हैं। कैसी झिल्ली हैं? वर्णात्मक झिल्ली हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन का आकार कैसा होता है? तो न्यूरॉन का जो आकार होता है वो स्थिर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? अब एक यहाँ पर एक सवाल है कि कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये क्या है? कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है ये,
या सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक इकाई है, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। हम क्या जानते हैं, जो हमारी कोशिका है वो कौन कौन सी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो आपने क्या देखा, पहले वाले में से संरचनात्मक आ रहा है, दूसरे वाले में से क्रियात्मक आ रहा है, इसलिए पहला वाला भी सही हो जाएगा, दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों सही दे रखे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है श्रम विभाजन किन में होता है। क्या श्रम विभाजन किन में होता है। तो सीधी सी बात है, देखो कितना आसान है। यानी कि विभाजन का मतलब होता है टूटना, विभाजन का मतलब है टूटना। टूट कौन सकता है, जो बहुत हों, तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें कौन सा विभाजन होता है, श्रम विभाजन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। यानी कि ये कहीं आपसे ये पूछना चाह रहा है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो आप जानते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन बताएंगे, ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, है ना, किसकी खोज करी थी, ये बताएंगे आप, इन्होंने किसकी खोज करी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, या एक ही प्रकार की होती हैं, या दोनों होती हैं ए और बी, या अलग अलग होती हैं। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग, क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। अगला है, एक कोशिकीय अमीबा में कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो आकार बदलती हैं, आकार नहीं बदलती हैं, ए और बी दोनों, या रंग बदलती हैं। तो क्या होती हैं, ये आकार बदलती रहती हैं, यानी कि अपना क्या चेंज करती रहती हैं, साइज या अपना आकार चेंज करती रहती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्लाज्मा की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी होती हैं। प्लाज्मा, यहाँ पर प्लाज्मा की बात कर रहा है, तो जो प्लाज्मा होता है बेटा, प्लाज्मा में जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कोशिकाओं के आधार पर जीव कौन कौन से प्रकार के होते हैं। यानी कि हम जानेंगे कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कौन से होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो इसलिए जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। और कौन कौन से हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कितने होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। यानी कि वाष्पन जो है किसकी प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, ठंडक की वजह से, है ना, क्योंकि वाष्पन से क्या उत्पन्न होता है, ठंडक। नेक्स्ट की बात करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान कितना होता है। तो हम जानते हैं कि जो 0 डिग्री होता है उसका मान होता है 273 डिग्री। तो 100 डिग्री का कितना हो जाएगा, यानी कि भाई 0 में को 100 बनाया, इसका मतलब 100 जोड़ा। तो जब हम 273.15 में 100 जोड़ देंगे, 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 373.15। तो कौन सा आंसर है, आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का केल्विन में ताप इतने डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस ताप का मान होगा। देखो बहुत आसान है, केल्विन में और सेंटीग्रेड में कितने का अंतर है, 273 का अंतर है। अब इसका मान हमें कितना दे रखा है, इसका मान हमें दे रखा है 673.158। तो अब हमें पता है कितना घटा देंगे, इसमें से 273.15 घटा देंगे, तो इसको हम 8 कंसीडर कर लेते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है इतना ही रखेंगे। तो 0.0 और 4, तो इन पॉइंट की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना बचा, 400। क्या 400 ऑप्शन में है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। यानी कि हमने आपको अभी पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि किस चीज़ को ज़्यादा दबाया जा सकता है और किस चीज़ को कम दबाया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं ये है पानी, पानी को आप आराम से दबा सकते हैं, और ये है हमारे पास एक बॉल, क्या है, एक हम मान लेते हैं हमारे पास ये है एक पत्थर। तो मैंने आपसे कहा बेटा किसको ज़्यादा दबाया जा सकता है, तो आप कहेंगे सर पानी को ज़्यादा दबाया जा सकता है, जबकि पत्थर को
कम। पानी को कितना कैसे दबाया जा सकता है, ज़्यादा, जबकि पत्थर को कैसे दबाया जा सकता है, कम। तो इसने पूछा है सबसे कम दबाया जा सकता है किसको, पत्थर को। और पत्थर क्या है, पत्थर बेटा अपने आप में क्या है, ठोस, क्योंकि हम जानते हैं कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, 5 प्रकार के, लेकिन आपकी किताब में कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। उन 3 प्रकार में से एक प्रकार होता है ठोस। तो सबसे कम संपीड्यता किसकी होती है, ठोस की होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ठोस की होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ठोस पदार्थ का सीधा वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये एक ठोस है और हमने इसको पिघलाकर पहले क्या नहीं बनाया, पानी नहीं बनाया, डायरेक्ट पानी नहीं बनाया, बल्कि हमने वाष्प से सीधा क्या बना दिया इसको, सॉरी ठोस से क्या बना दिया इसको, ठोस से ऐसे लिख देते हैं, सॉलिड से हमने ऐसे डायरेक्ट क्या बना दिया, वेपर बना दी इसकी, यानी कि वेपोराइजेशन कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के कण होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, गतिक ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपको पता है कि छोटे छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते, गति भी करते हैं, ये बात भी सही है। एक दूसरे के बीच मोहब्बत होती है, चुपके रहते हैं एक दूसरे से, ये बात भी आप जानते हैं। तो तीनों ही बात सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, आपको पता है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 5। तो इसका ये आंसर हो जाएगा सही। अगला है निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। पदार्थ में घनत्व होता है, सही बात है। पदार्थ में संपीड्यता होती है, उसको दबाया जा सकता है। पदार्थ में विसरण होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था खाने वाला की, ठंडे खाने की खुशबू पास से आती है, जबकि गर्म खाने की खुशबू हमें दूर से ही आ जाती है, वो विसरण के कारण ही होता है। लेकिन ये वाला नहीं होता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा नहीं है, क्या है, नहीं है। तो नहीं के लिए कौन सा हो जाएगा, वेवलेंथ। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पदार्थों के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कौन सा है। आपको मैंने पहले भी बताया था, अंतरा अणुक बल। देखो पहले ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में हल्का सा अंतर है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अंतरा देखते ही पहले का टिक मार देंगे, जबकि इसमें लिखा हुआ है अंतरा अणुक स्थान, जबकि इसमें लिखा हुआ है अंतरा अणुक बल। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इस तरीके की छोटी मोटी गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। अभी मैंने आपको बिल्कुल पीछे बताया था, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। पदार्थ में मौलिक गुण क्या होता है, उसमें द्रव्यमान होता है, बिल्कुल सही बात है। जगह घेरता है, सही बात है। टेम्परेचर होता है, नहीं, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। दाब होता है, दाब तो हम अलग से लगाते हैं। घनत्व होता है, नहीं। संपीड्यता होती है, नहीं। तो पहला वाला कौन सा है, मौलिक गुण होते हैं ये भी, लेकिन ये अलग हैं। मेन जो गुण होते हैं उसके क्या होते हैं कि वो उसमें आयतन होता है और वह क्या करता है, स्थान घेरता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। वायु का दाब जैसे पदार्थ जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, यानी कि प्रेशर घटाने पर क्वथनांक भी क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करने को क्या कहलाते हैं, संघनन। क्या कहलाते हैं, संघनन, कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह कहलाता है, यानी कि ठोस को हम किस में बदल रहे हैं, द्रव में बदल रहे हैं। तो सॉलिड को क्या बना रहे हैं हम, सॉलिड को हम बना रहे हैं बेटा लिक्विड। जब सॉलिड को हम लिक्विड बना रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। हिंदी में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, इंग्लिश में इसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब किसी चीज़ को हम पिघलाकर क्या बनाने की कोशिश करते हैं, लिक्विड बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। तो इसी के साथ बेटा ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें जो भी प्रश्न आपको पढ़ाई गई हैं या जो भी प्रश्नों का आपको रिवीजन कराया गया है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करें और वीडियो को कम से कम पेपर में जाने से पहले 2 बार देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।